आज मैं गाजा की भयावह घटनाओं पर बात करना चाहता हूं, जो हर संवेदनशील इंसान को देखनी चाहिए। वे भयावह घटनाएं जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है, जिनके बारे में आपके मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है और जो सोशल मीडिया फीड्स पर भी गूंज रही हैं। और ऐसा करने के लिए इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हम सीधे स्रोत पर जाएं, उन लोगों के पास जाएं जो खुद इन सच्चाइयों का अनुभव कर रहे हैं। वे गाजा के लोग होंगे जो वहां रहते हैं। आइए गाजा में हो रही भयावह घटनाओं पर नजर डालते हैं, जिन्हें वहां के लोग साझा कर रहे हैं। इस पीड़ा को देखिए, इस गरीबी को देखिए, इस भयानक भूख को देखिए, इस वंचना को देखिए। ओह, ये दुख और इस बर्बादी को देखिए। ये तस्वीरें मैंने गढ़ी नहीं है, ये आईडीएफ की तस्वीरें नहीं हैं। यही तस्वीरें गजावासी अपनी अरबी फीड्स पर एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। वो तस्वीरें जिनके बाहरी दुनिया तक पहुंचने की उन्हें उम्मीद नहीं है, या उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि बाहरी दुनिया देखे या नहीं। फिर भी यहां देखने के बाद भी विदेशों में ये नैरेटिव चलता रहता है। कहानी कभी नहीं बदलती। मीडिया नहीं बताता कि रोज औसतन 600 तक सहायता ट्रक गाजा पट्टी में जाते हैं। इजराइल में गणना से पता चला कि गाजा की आबादी के लिए रोजाना लगभग 120 ट्रक पर्याप्त हैं। और इसका मतलब है कि हम जितनी मात्रा की वास्तव में जरूरत है, उससे लगभग 5 गुना ज्यादा की बात कर रहे हैं। नतीजतन ट्रकों का एक बड़ा हिस्सा सामान और अन्य उत्पाद ला रहा है, ताकि गाजा के निवासियों के लिए किसी भी चीज की कमी न हो। और उनके पास वास्तव में जितना वे खा सकते हैं, उससे ज्यादा खाना है। इजराइल पर आरोप इतने नहीं रुकते कि पूछा जा सके, अगर ये अकाल है तो लोग उन लोगों जैसे क्यों नहीं दिखते जिन्हें हमने पहले हुई त्रासदियों में देखा है? अगर ये घेराबंदी है तो शॉपिंग मॉल जैसा क्यों लगता है? अगर ये विनाश है तो वे नाइट लाइफ जैसी जगह पर शादी क्यों कर रहे हैं? और जहां गजावासी आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, वहीं पश्चिमी वोक कार्यकर्ता आपको लगातार ये बता रहे हैं कि सच्चाई क्या होनी चाहिए, जैसा कि उनके प्रचार के अनुसार होना चाहिए। और आप इसे यहां कमेंट्स में, इसी शो में देखेंगे। एक तरफ इस्लामोफोसिस्ट हैं, दूसरी तरफ अज्ञानी ग्रोइपर्स हैं, जो सच देखकर भी उसे अनदेखा कर अपने विकृत दिमाग में जो है वही थोप रहे हैं। तो हमारे पास एक और यूरोपीय वर्च्यू सिग्नलिंग लव बोट, यौन शोषण और उत्पीड़न की फ्लोटिला गाजा में आ रही है। आखिर किस लिए? खाना लाने के लिए? गाजा में उनके पास जो खाना है, देखें। एक और नाव में कार्यकर्ता, इन्फ्लुएंसर और स्वयंभू उद्धारकर्ता उन लोगों को बचाने आ रहे हैं जो उनकी सोशल मीडिया फीड के मुताबिक उनके फंड रेजिंग वीडियो में दिखाए हालात से बेहतर हैं। एक बेड़ा जो खुद के घोटाले लाता है, जो कि नैतिक मिशन का दावा करते हुए वे मध्य पूर्व पहुंचने से पहले ही दुर्व्यवहार और अव्यवस्था के अंदरूनी आरोपों में घिर जाते हैं। मैं फिर पूछता हूं, वे यहां क्यों आ रहे हैं? दवाइयां लाने के लिए? या ये प्रतीकात्मक इशारे सिर्फ टिकटॉक के लिए फिल्माए जाएंगे? शायद अपने खुद के आय बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप बढ़ाना? शायद गजा के पुरुषों के शौक के लिए कुछ बकरियां लाना? कौन जानता है? क्योंकि अगर यहां वास्तव में अकाल ही समस्या होती, तो आप उम्मीद करते कि जहाज उन जगहों की ओर जाते जहां सच में भुखमरी है, और उन घटनाओं के लिए जो सच में हो रही हैं। जैसे 90 के दशक में तुत्सी नरसंहार, या इराक में एक दशक पहले यजीदी लोगों के साथ हुआ था। वैसे इस बात पर एक शब्द भी विरोध में नहीं बोला जाता कि गाजा में यजीदी लड़कियों के गुलाम व्यापार का सक्रिय बाजार चलता है, जिन्हें आईएसआईएस ने पकड़ लिया था और पिछले 10 सालों से बार बार बेचा और खरीदा गया है। और ये अब भी हो रहा है, और वे अब भी गाजा में बंदी बनाकर रखी गई हैं और उनका शोषण किया जा रहा है। लेकिन सोमालिया या कांगो या दक्षिण सूडान, उत्तरी नाइजीरिया का क्या? ये सब चीजें जो आजकल हो रही हैं, ये वे जगहें हैं जहां पूरी आबादी मिटा दी गई और दुनिया ऐसे बढ़ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहां कोई फ्लोटिला नहीं गई, कोई वायरल अभियान नहीं चलाया गया, कोई सेलिब्रिटी समर्थन नहीं था। कोई यूरोपीय युवा वहां सैकड़ों हजार की तादाद में मर रहे अफ्रीकियों को बचाने के लिए कतार में नहीं थे। मुझे लगता है कि अगर पॉप कलाकार स्टूडियो में "हम ही दुनिया है" गाकर समस्या हल नहीं कर सकते, तो वे आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि उन त्रासदियों से कोई गुट नहीं बनता। वे ट्रेंड नहीं करती। वे इजराइल का विरोध करने जैसा बीमार और पतित किस्म का भावनात्मक रोमांच नहीं देती। इसीलिए गुस्सा केवल चुनिंदा रूप में दिखाया जाता है। जहां पीड़ा सबसे ज्यादा है वहां नहीं, बल्कि वहां जहां राजनीति सबसे आसान है। तो फिर क्यों? सच में क्यों?
ये साफ है कि वजह भूख नहीं है, जब तक आप गजा की वो महिला नहीं हैं जिसके आतंकवादी पति की मौत हो चुकी है और साथ ही यौन शोषण कर रहे हैं ताकि खाना मिले, जैसा मैंने पिछले हफ्ते रिपोर्ट किया। शायद ये सिर्फ पश्चिमी युवा हैं जो अपनी उबाऊ जिंदगी में मायने ढूंढ रहे हैं। वे समुद्र जा रहे हैं क्योंकि यूरोपीय राजधानियों की सड़कों पर चलना, खासकर महिलाओं के लिए, इन दिनों बहुत खतरनाक है। देखा आपने, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर बातें फैलाना कितना आसान है। मैंने उन स्वघोषित कार्यकर्ताओं में सबसे माहिर लोगों से सीखा है, लेकिन मैं विषयांतर कर रहा हूं। हम जानते हैं ये कथित पीड़ितों की चिंता नहीं, बल्कि कुछ और ज्यादा खतरनाक है। जो कई वर्षों तक यूरोपियों का पसंदीदा शौक रहा था, यहूदियों का शोषण और उत्पीड़न, वह अब 3 पीढ़ियों से उनसे छीन लिया गया है। और अब ये जोरदार तरीके से फिर से फैशन में लौट रहा है। अब वे यहूदी विरोध को ढक सकते हैं, अपनी यहूदी विरोधी सोच को सिर्फ जायोनिस्टों के खिलाफ बताकर या हमें जायो कहकर, फिर भी नैतिक नाराजगी दिखाते हैं। वे नरसंहार पर चिल्लाते हैं, लेकिन वे जानते हैं ये गलत है। अगर बात नरसंहार की होती तो क्षेत्र का नक्शा अलग होता। ये देखकर कि छोटे से इजराइल और हम 70 लाख लोगों ने अरबों का, जो लेबनान, सीरिया, इराक, यमन और ईरान में हमसे 10 गुना ज्यादा हैं, क्या हाल किया है। ये सब देखने के बाद कि हमने उनके साथ क्या किया है, ये तथ्य कि इजराइल ने गाजा को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारे संयम का प्रमाण है। गाजा में दुश्मनों को हमले की तैयारी के लिए 20 साल से ज्यादा मिले थे। उन्होंने कभी भी इजराइल को नष्ट करने के अपने इरादे को नहीं छुपाया। वे आज भी यही करते हैं। इसमें उनका नदी से समंदर तक नारा भी है। हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, और भी बहुत कुछ खत्म कर सकते थे, और वॉशिंगटन डीसी के आकार के क्षेत्र को लेने से कहीं बड़े उपनिवेशवादी बन सकते थे। ये शर्म की बात है कि इतने लोग मारे गए। वे जानते थे, सहयोग कर रहे थे और इजराइल पर हमले का जश्न मना रहे थे। युद्ध दुखद है, लेकिन संदर्भ मायने रखता है। और गाजा के नीचे जो व्यवस्था उन्होंने बनाई, सुरंगें, हथियार, दशकों की तैयारी, ये सब एक ही मकसद के लिए था, इजराइल पर बार बार खुलेआम और गर्व से हमला करना और शायद हमारा अंत कर देना। हमारी जिम्मेदारी, जैसे किसी भी देश की होती है, सबसे पहले अपने नागरिकों की देखभाल करना है। हमें अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जानबूझकर अपने नागरिकों को गोलीबारी की लाइन में खड़ा कर दिया। मुझे पता है गाजा की तबाही से लोग परेशान हैं। ये वाकई बेहद अफसोस की बात है। ये शर्म की बात है कि आपने इतने सालों तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा और चुप रहे। आपने गाजा के लोगों की ओर से आने वाले आतंक को प्रतिरोध कहकर महिमा मंडित किया। आपके बहादुर विलियम वॉलेस हार्ट को सलाम। हमास ने बुनियादी ढांचा बनाकर हमारे बच्चों को निशाना बनाया, जिससे हमें खतरा खत्म करना पड़ा। अब यही लेबनान में भी हो रहा है। वे लेबनान में भी वही कर रहे हैं, हर उस चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं जिसकी रक्षा पश्चिमी मूल्य करते हैं। स्कूल, चिकित्सा सुविधाएं, वाहन, मीडिया कर्मी। यही काम उसी कानून के तहत अपने आप में युद्ध अपराध है, जिसे वे अक्सर हमारे खिलाफ लहराते हैं। आप दक्षिणी लेबनान में एक कपड़ों की दुकान के नीचे 25 मीटर गहराई में बनी हिजबुल्लाह सुरंग देख रहे हैं। ये हिजबुल्लाह का कमांड बंकर है, जिसका इस्तेमाल इजरायली नागरिकों पर हमले निर्देशित करने के लिए हुआ। इजराइल सीमा के पास हिजबुल्लाह की युद्ध मशीन खत्म कर रहा है ताकि इजरायली परिवार रॉकेटों से सुरक्षित रहें। छापों और उत्तर से फिर 7 अक्टूबर जैसी घटना। इजराइल लेबनान से शांति चाहता है, लेकिन युद्ध विराम हिजबुल्लाह के हथियार जमा करने का बहाना नहीं होना चाहिए। इससे भारी नुकसान हुआ, जिसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। हम उनके नागरिकों के लिए उनसे ज्यादा जिम्मेदार नहीं हो सकते। सच्चाई यह है कि उनमें से कोई भी खुद को सही समझने वाले लोग वास्तव में परवाह नहीं करते। लेकिन देखो, अगर तुम यहूदियों पर हमला कर सकते हो और उनकी आलोचना कर सकते हो, तो फिर क्लिक्स से कमाई होती है, इससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम मीडिया और न्यूज फीड्स कंट्रोल कर दुनिया को प्रभावित करते हो। रुको, मीडिया को कंट्रोल करना, दुनिया को प्रभावित करना, पैसे कमाना। आपने ये पहले कहां सुना है? क्या आप यही यहूदियों पर नहीं कहते? हम सब 1.5 करोड़ लोग दुनिया में। यही तो आप सब इनब्रीड गोइम और बकरियों से संबंध बनाने वाले, बच्चों के साथ गलत करने वाले लोग हम पर नाक उठाकर आरोप लगाते हो। और मैं फिर से पूछूंगा,
जब वे साफ देख सकते हैं कि जो कहानी बताई जा रही है और जो सच्चाई अरब दिखा रहे हैं उनके बीच फर्क है, तो वे यहां आखिर आ ही क्यों रहे हैं? शेरी ओज एक इजरायली शोधकर्ता और लेखक हैं जो गाजा के बारे में किए जा रहे दावों पर गंभीर और व्यवस्थित काम कर रहे हैं। अपने लेख द गाजा जेनोसाइड क्लेम में उन्होंने गाजा को लेकर लगाए गए आरोप की तुलना अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नरसंहारों से की है। जब आप इसकी तुलना रवांडा, आर्मेनिया और हॉलोकॉस्ट से करते हैं तो क्या होता है? वो काम कर रही हैं जिसे आक्रोश का दिखावा करने वाले लोग करने से मना करते हैं। हकीकत को देखिए, असल में क्या हो रहा है। घोषणाओं को मत देखिए। वो तथ्यों का मूल्यांकन करती हैं, ना कि प्रचार का। अपने लेख में वो कई अहम बिंदु उठाती हैं। शेरी स्पष्ट बात की पुष्टि करती हैं। हाँ, गाजा में युद्ध विनाशकारी रहा है। हाँ, आम नागरिकों ने कष्ट झेला और ये आघात वास्तविक है। वो कहती हैं कि नरसंहार शब्द का कानूनी अर्थ है सोशल मीडिया वाला नहीं। इसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को नष्ट करने की मंशा का प्रमाण जरूरी है। सिर्फ विनाश, विस्थापन या त्रासदी पर आक्रोश नहीं, बल्कि इरादा जरूरी है। यही साबित करना सबसे मुश्किल होता है। शेरी फिर गाजा को सामने रखकर उसकी तुलना अन्य घटनाओं के आंकड़ों से करती हैं। रवांडा में 100 दिनों में तुत्सी आबादी का 70% हिस्सा खत्म कर दिया गया था। हॉलोकॉस्ट में यूरोपीय यहूदियों का 2/3 हिस्सा समाप्त कर दिया गया था। आर्मेनिया में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। नमीबिया में कई जनजातियां लगभग समाप्त हो गई थीं। यजीदी नरसंहार में भी कम मृत्यु दर के बावजूद व्यवस्थित हत्या, सामूहिक बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन और समूह को नष्ट करने की मंशा थी। गाजा के आंकड़े इन पैटर्न्स से नहीं मिलते। ये ना तो पैमाने में, ना अनुपात में और ना ही जनसांख्यिकीय प्रभाव में कहीं भी करीब आते हैं। शेरी समयक्रम पर भी नजर डालती हैं। वास्तविक नरसंहार या तो तुरंत पहचाने जाते हैं, जैसे रवांडा, यजीदी, या दशकों की जांच के बाद, जैसे हॉलोकॉस्ट और आर्मेनिया में हुए नरसंहार। गाजा अभी भी विवादित सबूतों, आंकड़ों और कानूनी कार्यवाहियों में फंसा है। आईसीजे का मामला जारी है। अंतिम फैसला अभी भी वर्षों दूर है। फिर वह संयुक्त राष्ट्र के नरसंहार के 5 मानदंड बताती हैं: हत्या, गंभीर नुकसान, विनाशकारी परिस्थितियां, जन्म को रोकना और बच्चों का स्थानांतरण। मान्यता प्राप्त नरसंहारों में कई मानदंड और स्पष्ट इरादे के सबूत मिलते हैं। वो दिखाती हैं कि गाजा में हत्याएं और नुकसान शहरी युद्ध में हुए। कुछ मानदंडों पर आरोप या विवाद हैं और सबूतों की व्याख्या कई तरह से हो सकती है। वो एक अहम कानूनी बिंदु बताती हैं। अगर वही सबूत कई व्याख्याओं का समर्थन करें तो आईसीजे नरसंहार की मंशा नहीं मानता। ये कानूनी मिसाल है, उनकी राय या राजनीतिक बयान नहीं। शेरी साधारण निष्कर्ष पर समाप्त करती हैं। आरोप गंभीर है, इसलिए यह गंभीर जांच का हकदार है। और हैशटैग, नारे, सड़कों पर प्रदर्शन ये कानूनी निर्णय का विकल्प नहीं है। इसीलिए आईसीजे है और इसी वजह से तुलना मायने रखती है। अगर लोग गंभीर होते तो वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का चयनात्मक उपयोग नहीं करते, एजेंडा के हिसाब से आरोप नहीं गढ़ते और परिस्थितियों में हेर फेर नहीं करते। वे इसे गंभीरता से लेते, जैसे शेरी ने किया है। जब आप देखते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे लागू किया जा रहा है, तो आप चयनात्मक आक्रोश, कानूनी शब्दों के अर्थ को फैलाना, सीमित करना या हथियार बना देना, ये सब अनदेखा नहीं कर सकते। ये सब इस पर निर्भर करता है कि इसमें कौन शामिल है। इजराइल की बात आते ही मामला एजेंडों का होता है और हालात को पहले से तय कथा में फिट करने के लिए तोड़ा मरोड़ा जाता है। और जब आप सोचते हैं कि ये एक तयशुदा कहानी क्यों है, तो बहुत सीधी बात है। हम पर 7 अक्टूबर को हमला हुआ था और 8 अक्टूबर को, यहां तक कि इजराइल के जवाब देने से पहले ही, वे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय राजधानियों की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और हमें तभी से नरसंहार का दोषी ठहरा रहे थे। और आपको पूछना चाहिए, ये सारी आवाजें, ये सरकारें, ये संस्थाएं, ये कार्यकर्ता कहां थे जब सीरियाई गृह युद्ध में 5 लाख से ज्यादा सीरियाई मारे गए थे? वे कहां थे जब अनुमान लगाया गया कि उन पीड़ितों में से लगभग 1 लाख अरब शरणार्थी थे जो सीरिया में रह रहे थे? न आपात सत्र हुआ, न वैश्विक मार्च, न जहाजों के काफिले, न नरसंहार के आरोप, न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय अभियान जवाबदेही मांग रहा था। जो लोग कहीं बड़े अत्याचारों पर चुप रहते हैं,
वे इजराइल राज्य से जुड़ी घटनाओं पर नैतिक नाराजगी दिखाते हैं क्योंकि यहाँ राजनीति को इनाम मिलता है। तो जिस मुद्दे और समस्या से हम निपट रहे हैं वो है असंगत नैतिक मानदंड और चुनिंदा नैतिक दिखावा। और अब पाखंड का नकाब पूरी तरह से उतर गया है। आज वे अपनी असली मंशा खुलकर बता रहे हैं, इजराइल के विनाश की मांग कर रहे हैं। न्याय में ही, मानवाधिकार में ही, शांति नहीं, विनाश। नदी से समुंदर तक जायोनिस्ट सत्ता का विनाश करो। वे इसे खुलकर कहते हैं क्योंकि वैश्विक बातचीत जहरीली हो गई है। गाजा की घटनाओं को तोड़ मरोड़कर, जटिल युद्ध को झूठे नरसंहार के आरोप में बदलकर उन्होंने ऐसा नैतिक माहौल बना दिया है जिसमें इजराइल को खलनायक दिखाया जाता है, भले ही तथ्य कुछ भी हों। ये चौंकाने वाली बात है कि यूरोपीय देशों के वही नेता अब बनावटी हैरानी जता रहे हैं जिन्होंने इजराइल के आत्मरक्षा कदमों पर भी चयनित हैरानी जताई थी। ये वही देशों के नेता हैं जिन्होंने दशकों तक हमें उपदेश दिए। उन्होंने कहा, हमें पीएलओ को मान्यता देनी चाहिए, इससे शांति आएगी। तो हमने ऐसा किया। उन्होंने हमारे नेताओं और इजराइल के लोगों को यह मानने के लिए मना लिया कि इससे शांति आएगी। उन्होंने कहा, क्षेत्र छोड़ दो, इससे शांति मिलेगी। हमने वो भी किया। और क्या हुआ? रियायतों का लाभ उन्हीं ने उठाया जिनके बारे में कहा था कि वे हमारे शांति प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, और शांतिपूर्ण मंशा को भी। पहले आतंक की लहरें आईं, फिर आत्मघाती हमले हुए, उसके बाद रॉकेट आए, और हर बार उन्होंने अरबों के किए का बहाना बनाया और कहा कि हमें संयम दिखाना चाहिए। और फिर बड़ा प्लान, जिसे हमास ने तब तेज कर दिया जब उसने अपनी योजना से पहले हमला शुरू कर दिया। ये सब कोई राज नहीं था, ये सालों से दिखाई दे रहा था। ये भूमिगत ढांचे का निर्माण और साथ ही इजराइल पर बार बार हमले, एक के बाद एक अभियान। और हर बार उन समूहों से जवाबदेही मांगने के बजाय जो ये हिंसा कर रहे थे, नतीजों पर जोर देने के बजाय हमें इजराइल को संयम दिखाने के लिए कहा गया। हमसे और रियायतें मांगी गईं। हमें बताया गया कि थोड़ा और देने पर शांति जादू की तरह आ जाएगी। और अब वही सरकारें तुष्टीकरण कर रही हैं और कुछ मामलों में अपनी ही सड़कों पर इजराइल के खिलाफ नारे लगाने वाली भीड़ को प्रोत्साहित भी कर रही हैं। ऐसी भीड़ जो समझौते की मांग नहीं कर रही, ऐसी भीड़ जो सह अस्तित्व की मांग नहीं कर रही, ऐसी भीड़ जो इजराइल के गायब होने की मांग कर रही है। हर बार जब हमने समझौता करने की कोशिश की, हर बार जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जवाब हमेशा एक जैसा ही था, हिंसा, अस्वीकार और ये धारणा कि समझौते का सारा बोझ सिर्फ इजराइल पर ही आता है। और जानते हैं कि इसके पीछे क्या है? आत्मघृणा का प्रक्षेपण। यूरोप ने पीढ़ियों तक खुद को अपने ही धर्म से, उन सांस्कृतिक नींवों से जो कभी उसे एकजुट रखती थीं और अपनी राष्ट्रीय पहचान की भावना से दूर किया है। इसमें आश्चर्य नहीं कि हमारे प्रति उनकी शत्रुता आसानी से सतह पर आ जाती है और फैल जाती है। हम यहूदी हमेशा से थे और अब पहले से भी ज्यादा वही हैं जो यूरोप अब होना नहीं जानता। हम इजराइल में एक ऐसा समुदाय हैं जो अपने विश्वास में जड़े जमाए हुए हैं, इतिहास में जड़े जमाए हुए हैं, राष्ट्रत्व में जड़े जमाए हुए हैं, और एक ऐसा समुदाय है जो अब भी अपने से बड़ी किसी चीज में विश्वास करता है। वे यूरोप के लोग ये समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि वे कौन हैं। वे उसी चीज पर नाराज हैं जिसे छोड़ा है। अपने अंदर के खालीपन को सही ठहराने की कोशिश में वे हमें देखते हैं। हम यहाँ इजराइल में अपने अस्तित्व, पहचान, इतिहास और विश्वास के साथ आत्मविश्वास से जी रहे हैं, जिससे उन्हें याद आता है कि जो खोया वो अभी भी संभव है। वो अर्थ अब भी संभव है, जड़ों से जुड़ाव अब भी संभव है, एक राष्ट्र अब भी खुद पर विश्वास कर सकता है। उन्होंने हमें सालों तक सताया और हमारे ऊपर दोष मढ़ा, और फिर भी न केवल हम यहूदी हमेशा अपने अस्तित्व पर अडिग और गर्वित रहे हैं, बल्कि वे खुद ये भूल गए हैं कि वे कौन थे और उनसे उनका संबंध टूट गया है और वे दुखी हैं। और यही वो बात है जिसे वे कभी माफ नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। पश्चिम में पहचान का संकट सिर्फ सतह के नीचे चुपचाप नहीं रहता, ये आक्रामक और कई बार तर्कहीन रूप में दिखता है। वो लेफ्ट अपने देशों, विरासत और सांस्कृतिक नींव से अलग हो गए हैं, और उस असुविधा का ईमानदारी से सामना करने के बजाय वे उसे बाहर की ओर मोड़ देते हैं। अपने आप से गहरी असंतुष्टि को सुविधाजनक बाहरी लक्ष्यों पर थोप देते हैं।
इसलिए वे किसी बनावटी मुद्दे से चिपक जाते हैं जिसमें न असली बलिदान चाहिए, न समझ या जवाबदेही। एक ऐसा मुद्दा जो उन्हें खुद को नैतिक रूप से सही महसूस करने देता है, जबकि वे अपनी ही समाज में जो टूटा हुआ है उसे सुधारने की कठिन मेहनत से बचते हैं। इजराइल नफरत निकालने का सबसे आसान जरिया इसलिए बनता है क्योंकि लोग अपने भीतर की सच्चाई का सामना नहीं कर पाते, ना कि इजराइल के कार्यों की वजह से। अब पुरानी नफरत को नई जिंदगी मिल गई है, क्योंकि जो हम अब देख रहे हैं वो समकालीन वोक लेफ्ट के कुछ हिस्सों और यूरोप व उसके बाहर पारंपरिक धार्मिक राइट के तत्वों के बीच एक अजीब असहज सहजीवन का मेल है। दो समूह जो ज्यादातर मामलों में असहमत रहते हैं, इजराइल पर अचानक एकमत हो जाते हैं। अलग अलग प्रेरणाएं, अलग अलग दृष्टिकोण, लेकिन वही भावनात्मक संतुष्टि। एक ऐसा निशाना जिसकी निंदा करना, उसे दोष देना और उसके खिलाफ लामबंद होना सुरक्षित लगता है। ये मेल सिर्फ तथ्यों की वजह से नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि इजराइल को प्रभावी रूप से सामूहिक यहूदी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे उस देश को सार्वभौमिक निंदा के लिए अलग कर दिया गया है। सिर्फ जीवित रहकर और अपनी पहचान, इतिहास व निरंतरता बनाए रखकर, ये दोनों पक्षों की समस्या उजागर करता है जिससे वे जूझते हैं। एक पक्ष के लिए यह सांस्कृतिक केंद्र खोने की असहजता है, दूसरे पक्ष को असहजता है क्योंकि वे बदलती दुनिया नियंत्रित नहीं कर सकते। और दोनों के लिए वोक लेफ्ट और चरम दक्षिणपंथी ये वो पर्दा बन जाता है जिस पर वे अपनी चिंताएं प्रक्षिप्त करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए अब इस हफ्ते की कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। हम स्वाभाविक रूप से ईरान से शुरू करेंगे। वहां की स्थिति गुरुवार तक एक संभावित समझौते और पूर्ण युद्ध के बीच फंसी हुई है। एक ऐसा समझौता जो इजराइल के लिए बुरा हो सकता है, मैं दोहराता हूं, हो सकता है, क्योंकि हमें असल स्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। वैसे ये अच्छी बात है क्योंकि जितना कम खुलासा होगा, दुश्मन को अपनी चालें उतनी ही ज्यादा सोच समझकर चलनी पड़ेंगी। इजराइल के हितों की सेवा नहीं हो सकती क्योंकि अमेरिकी पहले ही ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करने की मांग छोड़ चुके हैं। पूर्ण युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। तो जो हम देख रहे हैं वो ईरान पर दीर्घकालिक घेराबंदी है और यह ईरानी राज्य को कमजोर करने के लिए एक रचनात्मक मध्य मार्ग के रूप में उभर रहा है। ये अभी गाजा में मौजूद वास्तविकता के समान है, जो इसी तरह के एक बीच के क्षेत्र में रुकी हुई है जहां हमास मौजूद है, लेकिन एक इजरायली दृष्टिकोण से ये लगभग एक अनुपस्थित उपस्थिति की तरह कार्य करता है। अभी भी वहां है, लेकिन पहले की तुलना में कहीं कम खतरनाक। और इसमें लेबनानी पहलू भी है। यह मध्यवर्ती स्थिति एक कथित युद्ध विराम है जिसे हिजबुल्लाह लगातार उल्लंघन कर रहा है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान पर अपने अभियान में दबाव बनाए रखने की अनुमति मिलती है। इसी कारण इजराइल मौजूदा काल्पनिक शांति पहल का समर्थन कर रहा है, जो प्रतीकात्मक होते हुए भी हिजबुल्लाह पर दबाव डालने के कारण कुछ महत्व रखती हैं। गुरुवार को रिकॉर्डिंग के समय स्थिति यही थी, लेकिन ये रातों रात या सप्ताहांत में बदल सकती है। गाजा की बात करें तो मंगलवार को इजराइल और हमास के बीच वर्तमान युद्ध विराम के लागू होने के 200 दिन पूरे हो गए, जो 10 अक्टूबर 2025 को प्रभावी हुआ था। इस अवधि में इजराइल ने अधिकतर एक तरफा समझौते का पालन किया, जिससे भारी सहायता गाजा भेजी गई, लेकिन हथियार बाहर नहीं गए। हमास समझौते के खिलाफ उन्हें छोड़ने से मना करता है। जैसा कि मैंने बताया, रोज औसतन 600 सहायता ट्रक गाजा में जाते हैं, जो जरूरत से लगभग 5 गुना ज्यादा है। खाद्य सामग्री और ये सामान हमास की जेबें पैसे से भर देते हैं, क्योंकि वे इसे वहां की आबादी को बेच रहे हैं और इससे गाजा पट्टी में उनका शासन मजबूत होता है। ये उन्हें फिर से लड़ाई शुरू करने की तैयारी और महीनों की घेराबंदी में बिना कमी के सामना करने देता है। क्योंकि हमारा ध्यान अभी भी ईरान पर है। ईरान का मुद्दा हल होते ही स्थिति बदल जाएगी। गजावासियों को इसे ध्यान में रखना होगा। अब उस फ्लोटिला की ओर लौटते हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। गुरुवार सुबह इजरायली बलों ने गजा जा रहे जहाजों पर नियंत्रण कर लिया। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि आईडीएफ गजा पट्टी पर नौसैनिक नाकाबंदी इजराइल के राजनीतिक नेतृत्व के निर्देशों पर लागू कर रहा है। मैं जोड़ता हूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार है। युद्ध में देश को नौसैनिक नाकाबंदी घोषित करने की अनुमति होती है। कब्जे के दौरान फ्लोटिला के प्रतिभागियों ने वीडियो साझा किए, जिसमें इजरायली नेवी सील्स उन्हें रास्ता बदलने और गजा जाने को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते सुने गए। अगर वे गजा को सहायता भेजना चाहते हैं तो उन्हें इजराइल के अशदोद बंदरगाह के स्वीकृत चैनलों से करना चाहिए।
इजरायली विदेश मंत्रालय ने बोर्डिंग ऑपरेशन का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दिखाया गया फ्लोटिला कार्यकर्ता क्या क्या लाए थे। जहाज पर मिली चीजों और सामान में मादक पदार्थ, गर्भ निरोधक और अन्य सुरक्षा साधन शामिल थे। वाकई में ये तो लव बोट ही निकला। हमास ने जाहिर है शिकायत दर्ज कराई और इजराइल द्वारा फ्लोटिला को पकड़ने पर अपनी नाराजगी जताई। मुझे हैरानी है कि वे किस चीज की उम्मीद कर रहे थे। उससे पहले बुधवार को इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हमास और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित फ्लोटिला के लिए फंड रेजिंग अभियान पर प्रतिबंध लगा दिया। रक्षा मंत्री ने खुलासा किया कि जहाज खरीदने के लिए पैसे जुटाने की आड़ में आयोजक अवैध तरीकों से और पारदर्शिता की कमी के साथ काम कर रहे थे। हाल ही में इस अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ हस्तियों को ट्यूनीशिया व अन्य देशों में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार में शामिल एक नेटवर्क चलाने के शक में गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया। वाह, क्या हमें हैरानी हो रही है। ये प्रतिबंध इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से चलाए जा रहे व्यापक आर्थिक अभियान का हिस्सा हैं, जो हमास आतंकवादी संगठन और गाजा पट्टी में सुरक्षा स्थिरता को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ है। व्यवहार में यह फ्लोटिला वास्तव में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 2803 का उल्लंघन करता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि गाजा को सहायता केवल मान्यता प्राप्त आधिकारिक और स्वीकृत चैनलों के माध्यम से ही प्रवेश करनी चाहिए। अब लेबनान चलते हैं। इस हफ्ते आईडीएफ ने फुटेज जारी की, जिसमें दिखा कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में आतंकवादी गतिविधियां छुपाने के लिए एम्बुलेंस और चिकित्सा उपकरणों का व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल कर रहा है। आतंकी संगठन चिकित्सा वाहनों को मिली विशेष छूट का फायदा उठाकर आतंकवादियों और उनके हथियारों को ले जाता है। कई दस्तावेजीकृत मामलों में आतंकवादियों को एम्बुलेंस द्वारा उठाते हुए देखा गया है, जब वे शवों के बैग के अंदर छुपे हुए थे। संगठन ने आतंकवादियों की पहचान छिपाते हुए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। अतिरिक्त फुटेज में दिखाया गया है कि आईडीएफ हमलों से बचे आतंकवादी एक इलाके में छुप जाते हैं और एम्बुलेंस आने पर उन्हें बिना चोट के शव बैगों के भीतर स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। ये वही तरीका है जैसा गाजा में होता है। और मीडिया का ध्यान सिर्फ इस पर जाएगा कि इजराइल ने एम्बुलेंस पर हमला किया, लेकिन वे आपको ये नहीं बताएंगे कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। और गाजा की तरह ये साफ है कि हिजबुल्लाह ने पूरे फ्रंटलाइन इलाके को नागरिक इलाकों के अंदर एक घना सैन्य ढांचा बना दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार में दस्तावेज पेश किए, जिनमें आईडीएफ द्वारा दक्षिणी लेबनान से बरामद हथियार दिखाए गए। विदेश मंत्री के अनुसार लेबनानी सरकार ने इस खतरे पर अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया है, जिनसे बातचीत चल रही थी। विदेश मंत्री ने कहा कि लेबनान के सीमित प्रयास सिर्फ खुले इलाकों तक हैं और इसका वही नतीजा है जो आईडीएफ ने देखा। हथियार नागरिक इलाकों में छुपाए गए हैं, जिनमें स्कूल और अन्य संवेदनशील स्थान शामिल हैं, जो इजराइल की सीमा से कुछ किलोमीटर दूर हैं। इजराइल ने इस हफ्ते सीमा पर हिजबुल्लाह के खतरे को खत्म करने की कोशिशें जारी रखीं और गलील में उसकी घुसपैठ की योजना की सुरंगों का खुलासा किया। इसमें सोने के कमरे, पानी की टंकियां और सुरक्षित शहरों में एंटी टैंक मिसाइलें व लॉन्चर थे। आईडीएफ ने एक बड़े अभियान में, जिसमें आतंकवादियों को मार गिराना भी शामिल था, 2 सुरंगें खोजीं, जिनकी कुल लंबाई 2 किलोमीटर और गहराई 25 मीटर थीं, जिनसे हिजबुल्लाह इजराइल में घुसपैठ करना चाहता था। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि यह दक्षिणी लेबनान में मिली सबसे बड़ी संरचना है। बाद में सुरंगों को विस्फोट से ध्वस्त किया गया, जिसका झटका पूरे उत्तरी इजराइल में महसूस हुआ। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि उत्तर में कोई भी भविष्य की व्यवस्था लेबनान की क्षमता और समझौतों को लागू करने की इच्छा पर निर्भर करेगी। लेबनान इजराइल के साथ सीधे बातचीत में शामिल है, ऐसी बातचीत जो सिद्धांत रूप में एक अलग और अधिक स्थिर भविष्य के लिए दरवाजा खोल सकती है। लेकिन लेबनान अपनी संप्रभुता फिर से स्थापित करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहा है। ये वो बातें हैं जिन्हें एक बच्चा भी समझता है। नहीं, सच में एक बच्चा। इस हफ्ते लेबनान में सोशल मीडिया यूजर्स ने एक संदेश प्रकाशित किया, जो आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अविचाई अदरी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेजा गया था, जो वैसे लेबनान में बहुत लोकप्रिय हैं। और ये संदेश लेबनान के एक हाई स्कूल के एक छात्र ने भेजा था। छात्र ने दावा किया कि स्कूल के बेसमेंट का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के हथियारों के भंडारण के लिए किया जा रहा है। ऑनलाइन प्रसारित हुए इंस्टाग्राम संदेश के स्क्रीनशॉट के अनुसार छात्र ने आदरी को लैटिन अक्षरों में लिखा कि वो स्कूल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता है।
छात्र ने दावा किया कि संस्था के अंदर हिजबुल्लाह के हथियार हैं, जिनमें एक मिसाइल हॉल और हथियारों से भरे भूमिगत शेल्टर शामिल हैं। छात्र ने कहा कि वो सिर्फ जानकारी देना चाहता था और इस मामले में उसका नाम ना लिया जाए। हिजबुल्लाह ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि छात्र ने इजराइल से स्कूल उड़वाने की कोशिश सिर्फ परीक्षा से बचने के लिए की, क्योंकि वो तैयार नहीं था। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह और एक लेबनानी लड़के में मैं उस लड़के पर भरोसा करता हूं। और जैसा कि कहते हैं बच्चों के मुंह से, या जैसा कि बाइबल हमें भजन संहिता अध्याय 8 पद 2 में बताती है, बच्चों और दूध पीने वालों के मुंह से तूने सामर्थ स्थापित की है। मैं डैनियल सीमन हूं। अगले हफ्ते स्ट्रेट अप में JNS TV स्टूडियो यरूशलेम इज़राइल से फिर मिलेंगे।